नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से विधानसभा कार्यवाही को लेकर आज हम पहुंचे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा जी के पास। चलिए जानते हैं विधानसभा बलौदाबाजार की क्या है स्थिति, साथ ही साथ भूपेश बघेल सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और साथ ही साथ रमन सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। सर जी, जो छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के सरकार बनने के बाद एक जो राम राज की परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेश बघेल जी जब सरकार में आए तो निश्चित रूप से निचले पंक्ति को ध्यान में रखते हुए कर्ज माफी, किसानों के धान खरीदी की जो बात 2500 रुपए की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकार ने उसमें अपने पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई और उसमें त्वरित निर्णय करते हुए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल के धान खरीदी की जो शुरुआत छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा की गई है। निश्चित रूप से किसान काफी उत्साहित है और हम देख सकते हैं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जब क्षेत्र में जाता हूँ तो जहाँ हम बंजर जमीन देखते थे वो जमीन में आज धान पैदा होते देख रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाने के किसान हित में जो काम किए हैं उसके परिणाम स्वरूप लोग किसानी की तरफ जा रहे हैं। आज शिक्षा के साथ साथ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी किसानी की ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रयास के कारण है। आप छत्तीसगढ़ से लगे हुए दूसरे स्टेट में जब जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी धान की खेती होती है, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, यूपी हो, हर जगह धान की खेती होती है। लेकिन धान का जो दर है, जो रेट है, छत्तीसगढ़ सरकार जो दे रही है, जिसके कारण आज किसान किसानी की ओर ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हुई है और निश्चित रूप से अपने खेत को उस संभालने और सजाने में किसान लगे हुए हैं। और उसका परिणाम है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप किसी भी गांव में जाएंगे तो एक इंच जमीन पड़त नहीं मिलेगा, उसमें कृषि कार्य करते हुए किसान अपनी उन्नति, किसानी के साथ साथ अपने खुद की उन्नति करने में लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के ये तो किसानी की बात हुई। हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और इसकी परिकल्पना माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो की गई है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है। और निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलकर छत्तीसगढ़ के मुखिया ने छत्तीसगढ़ के उन परिवार को जो चाहते थे कि हम उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें, वो नहीं करा पाते थे। आज छत्तीसगढ़ के सरकार निःशुल्क स्वामी आत्मानंद स्कूल में ऐसे बच्चों को जो जिनकी परिवार जो है वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में अक्षम थे, वो उन परिवार को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम हमको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिसको हर प्रदेश में युवा छत्तीसगढ़ के जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि बहुत सीधा साधा और सम्मान के साथ जीने वाले लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ के हमारे गांव गरीब नीचे स्तर के लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, वो दूसरे स्टेट में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उन बच्चों के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन होगा और हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के बाद ऊंचे ऊंचे पदों में अन्य स्टेट में भी जाकर हमारे बच्चे अपने परचम लहराएंगे। सर जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल की परिकल्पना और उसको मूर्त रूप देने में लगातार प्रयास छत्तीसगढ़ स्तर पे, और हम लोग क्योंकि
मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। जिले में जितने स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं उसमें पूरी व्यवस्था उस स्कूल को संचालित करने के लिए लगातार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास कलेक्टर स्तर पे किया जा रहा है। डीएमएफ से कुछ नियुक्तियां भी उसमें की गई है। निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी होने नहीं दी जाएगी और स्वामी आत्मानंद स्कूल एक सम्मान का और एक ऐसे वातावरण में जो स्कूल जो चल रही है, निश्चित रूप से संस्कार का एक स्कूल बन के उभरेगा छत्तीसगढ़ में। महिला सशक्तिकरण का आप क्या देखते हैं, सरकार ने कैसा कर रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम की है, निश्चित रूप से पूरे भारत देश में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कार्य योजना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने काम की है। निश्चित रूप से मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष बना तो मेरे जिला पंचायत में लगभग 300 महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे जिला पंचायत में हुई थी। आज लगभग 9000 महिला स्व सहायता समूह के बहनें जो है आज उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे जिला पंचायत में बिहान योजना के अंतर्गत है। ये प्रदर्शित करता है कि शासन छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, जिसमें आप गोठान के माध्यम से जो रोलर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया जा रहा है। साथ ही साथ महिला के सम्मान में छत्तीसगढ़ के सरकार उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव अग्रणी है और हमेशा छत्तीसगढ़ राज्य में हमेशा महिलाओं का सम्मान और उसके सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। सर, एक चीज को बड़ी लग रही है, आपने कहा 300 समूह महिला समूह का आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन था, मतलब रमन सरकार के दौरान खत्म होते 300। उस समय महिलाओं के द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जाता था जो पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई होता था। अभी 9000 आप बताए हमारे जिले में ही हो गया है रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रदेश में तो आप बोल नहीं सकते कितना। उसके बावजूद रेडी टू ईट हरियाणा की कंपनी को दे दिया गया, इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह को पहले दिया गया था। आज उसकी गुणवत्ता और सरकार को लगा कि हमारे जो बच्चे महिला और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए क्योंकि ये चीजें हैं, इसलिए सरकार अपने गुणवत्ता के हिसाब से और अपने उन बच्चों को जिनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन बच्चों को कैसे संतुलित आहार दिया जाए, इस दिशा में एनालिसिस करके आज ठीक है वो टेंडर पद्धति है, सरकार की पद्धति है। सरकार ने टेंडर में जिनको मिला है उनको दिया है और निश्चित रूप से आज उनके वितरण का कार्य हमारे उन महिला स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा किया जा रहा है जो पहले रेडी टू ईट के माध्यम से सप्लाई करते थे। आज भी बहुत सारी महिलाएं और महिला स्व सहायता समूह के बहनें उस काम में लगे हुए हैं, चाहे हरियाणा के उस पार्टी को जिसका नाम आपने बताया उनको मिला हो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के उन महिला स्व सहायता समूह को जोड़ के उनका वितरण आज भी किया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़। खैर, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि महिलाएं जो रेडी टू ईट बनाएंगी उस पर गुणवत्ता की कमी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं स्व सहायता समूह जो रेडी टू ईट बनाती थी उसकी गुणवत्ता और अभी की वो गुणवत्ता में आप देखा जाए तो गुणवत्ता पहले की ज़्यादा अच्छी थी, है ना। अभी की जो हम अपने देश जो हमें राज्य के जो महिलाएं हम उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे कि ना कि हरियाणा के एक कंपनी पे। नहीं, देखिए, हम तो हमारे जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं आज भी जो उत्पाद बना रही हैं, आज आप देखें G20 में छत्तीसगढ़ के मिलेट्स का वहाँ पे नाश्ता या भोजन परोसा जा रहा है। आज पूरे वर्ल्ड से हमारे देश में G20 में आज हमारे मेहमान जो आए हैं छत्तीसगढ़ के उस मिलेट्स के भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें
कोई शंका नहीं है कि हमारी बहनें जो बना रही है उसमें कुछ खराबी है, लेकिन उस सरकार की व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने इसको चेंज किए हैं और निश्चित रूप से उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और जो भी सरकार तय करती है पूरे छत्तीसगढ़ के व्यवस्था के हिसाब से है। क्योंकि महिला बाल विकास मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के उस निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे महिला स्व सहायता जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा अनर्गल अफवाह या प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें आज भी उनके द्वारा जो सामान दिया जा रहा है उसके वितरण का काम हमारी उन बहनों के द्वारा किया जा रहा है। सर, ये जो स्व सहायता समूह के लिए यहाँ पर खोला गया मॉल खोला गया वो बंद पड़ा हुआ है, महिलाएं बना रही सामान, उनके सामान की बिक्री के लिए कोई केंद्र था, उसको भी पार्किंग तरीके वो उपयोग हो रहा है। आप ही के साथ की बात है। देखिए, आप पूरे छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि अलग अलग उत्पाद जो हमारे बहनें स्व सहायता समूह के बहनों के द्वारा बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से उनकी बिक्री की व्यवस्था के तौर पे जिला स्तरीय योजना हर जिले में बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे उत्पाद जब बन जाता है तो उसको मार्केट में लाने के लिए समय लगता है। उसके लिए प्रयास लगातार विभाग स्तर, चाहे जिला पंचायत हो चाहे कलेक्ट्रेट के माध्यम से लगातार उसमें प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसमें हम लोगों को मिलेगी। और हमारे जो बहनें जो उत्पाद बना रही हैं, चाहे जूते चप्पल भी हमारी बहनें बना रही हैं, अगरबत्ती बना रही है, साबुन बना रही है, हर उत्पाद बिक्री का व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। और जिला स्तरीय जो व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से बनाई जाएगी, निश्चित रूप से ये बहुत सफल एक व्यवस्था आगे जाके बनेगी। सर जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूँ। विपक्ष का सवाल लगातार उठते रहा, लेकिन विपक्ष से हट के मेरा एक सवाल ये है कि नो डाउट सरकार के द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए धान की जो रेट बढ़ाया है, इसमें काफी किसान को फायदा हुआ, वो उनको एक अच्छी रकम मिलने लग गई। लेकिन महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए पिछले बार सरकार में आने के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को विशेष कॉल में कहा गया था कि हम शराबबंदी करेंगे। आज कई महीने जो शराबी पतियों से प्रताड़ित है, कई तरह की बातें सामने आती है, घर का नुकसान अलग करते हैं। जितना सरकार धान का रेट नहीं बढ़ाए उससे ज्यादा वो जो शराबी यदि कोई बिगड़ा हुआ है तो वो अपना नुकसान कर लेता है। वो महिलाओं को कैसे संतुष्ट करेगी ये सरकार? कैसे विश्वास मिलेगी कि नहीं इस बार क्या? देखिए, शराब तो ऐसी चीज है जो घर को तबाह कर देती है। एक सदस्य भी अगर कोई शराबी है तो वो परिवार पूरा तबाह हो जाता है। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, आपने घोषणा पत्र में दिया था, लेकिन उनके द्वारा जो वीडियो क्लिपिंग बनाया गया है वो निश्चित रूप से भ्रामक है। सरकार ने घोषणा पत्र जारी करने के पहले गंगा जल जो उठाए थे वो सरकार ने धान खरीदी के मामले में 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात उनके द्वारा की गई थी, ना कि शराबबंदी की। और शराबबंदी के लिए केंद्र स्तर पे प्रयास होना चाहिए। पूरे भारत देश में शराबबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कोई एक बीजेपी अलग अलग प्रदेश में, आज एमपी में शराब की बिक्री हो रही है, उसका विरोध कोई बीजेपी करती है या नहीं करती? इसके लिए अलग अलग सरकारें हैं। एमपी में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो विपक्ष आरोप तो लगाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि पूरे भारत देश में शराबबंदी कर दें, तो एक पल में शराब के मामला ही खत्म हो जाए। सर जी, मेरा सवाल विपक्ष के लिए नहीं था, मेरा सवाल था उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं भूपेश बघेल सरकार पर विश्वास की,
और उन्होंने मुख्यमंत्री के वो गंगाजल की बात नहीं कर रही वो महिलाएं, वो बोली शराबबंदी की बात कही थी। 5 साल के अंदर वो कभी भी शराबबंदी करी और 5 साल बीत नहीं, शराबबंदी नहीं, शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसान के हित में लगातार जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी हुई है। और शराब के मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उसमें एनालिसिस उनके द्वारा किया जा रहा है, टीम बना के उसमें कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दूं, शराब को सरकार के द्वारा बेचने का काम छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार के द्वारा की गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको देख के बड़ी खुशी होगी जब अगले बार फिर से हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी अपने दूसरे राउंड में आएंगे तो इस पर अमल करेंगे। और निश्चित रूप से आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे प्रयास करते हुए पूर्णतः शराबबंदी की ओर छत्तीसगढ़ की सरकार जाएगी। और महिलाओं के सम्मान, हमारे बच्चों और जो कृषि कार्य भी कर रहे हैं इतने अच्छे से, किसानी जो हमारे गांव के लोग, किसान लोग जो कर रहे हैं, उनके लिए भी दृढ़ संकल्पित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। सर, पिछले बार कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या दिखता है आपको बलौदा विधानसभा से? देखिए, पिछले बार चूंकि एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बलौदाबाजार विधानसभा में बनी थी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो जोगी जी के, अजीत जोगी जी ने जो तीसरी पार्टी जो निर्मित की थी, उसके वजह से 2-4 जो प्रमुख विधानसभा है जहाँ पे प्रभावित हुआ है, वैसे तो 10 विधानसभा में लगभग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उसमें से बलौदाबाजार भी शामिल रहा है। बलौदाबाजार, भाटापारा, बेल्हा, अकलतरा, मस्तूरी, जैजैपुर, ऐसे जो विधानसभा है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग के आखिरी और बिलासपुर संभाग के कुछ विधानसभा सीटों पे जोगी जी के पार्टी का असर रहा है। निश्चित रूप से यही कारण है कि बलौदाबाजार सीट में हम लोग विधायक कांग्रेस के नहीं बना पाए। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और बलौदाबाजार के जो पूर्व विधायक हैं, उनके क्षेत्र में सक्रियता के कारण उनका जो वोट परसेंटेज रहा है काफ़ी अच्छा रहा। कुछ चूक हम लोगों के द्वारा, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं क्षेत्र में काम करते रहा, कुछ चूक हम कार्यकर्ता से हुई है, जिसका परिणाम है कि हम लोग बहुत कम वोटों से पीछे रहे। सर, जो वर्तमान विधायक हैं प्रमोद शर्मा जी, उनके 5 साल की कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? देखिए, वर्तमान विधायक, जैसा कि मैं परसों एक छत्तीसगढ़ तक एक चैनल का कार्यक्रम था जिसमें मैं भी शामिल था, विधायक जी भी वहाँ पहुँचे थे, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। तो चैनल ने जब उनसे सवाल किया तो विधायक खुद स्वीकृति कर रहे थे कि मैंने विकास के मामले में तो ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। और निश्चित रूप से अगर वो कोई विधायक जो काम चाह रहे थे नहीं कर पाए तो उसको स्वीकार करते हैं, तो वो भी एक सम्मान की बात है। मैं नहीं मानता कि आपने विकास काम नहीं किए और ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि मैं जिस दिशा में विकास चाहता था विकास नहीं कर पाया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी विधानसभा में कोई भी दल के रहे, उन्होंने जैसे भाजपा काल में हुआ था वैसा छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया। जितनी भी राशि है, चाहे डीएमएफ की हो, एक कांग्रेस के विधायक को जितना मिल रहा है उसको भी मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है। और उनके निधि में कोई कटौती नहीं,
चाहे डीएमएफ फंड हो उसमें कोई कटौती नहीं। सरकार के द्वारा कांग्रेस के विधायक और भाजपा के विधायक को निधि और उसके डीएमएफ फंड में कोई कटौती छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, जबकि पूर्व में भाजपा की जब सरकार थी तो आपने देखा होगा कि जब निधि की बात आती थी या डीएमएफ फंड की बात आती थी तो डीएमएफ फंड में मेंबर ही नहीं रखे गए थे कांग्रेस के विधायक को। आज सम्मान के साथ पूरे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के विधायक को भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने वो सम्मान दिया है। उसके बाद अगर विधायक जी कहते हैं कि हमने विकास नहीं कर पाया तो एक भ्रामक तथ्य है। और सरकार ने इतना चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो सब विधायकों को बराबर निधि जब उपलब्ध कराई है तो विकास तो होना चाहिए, विकास तो दिखना चाहिए, क्योंकि विकास नहीं दिखती और विधायक जी के द्वारा खुद उनके द्वारा एक कथन आया कि मैंने विकास नहीं कर पाया, तो ये साबित होता है। सर जी, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम था पुरेना पत्ती पे, वहाँ पर उन्होंने कहा था रोजगार संबंधित मामले में जो प्लांट है 90% वो स्थानीय और छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार में रखे। इस पे अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ अमल नहीं करवाया गया है, क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए, उद्योग जगत सेंट्रल की कमांड उद्योग जगत में होती है, ये आपको पता है। और शासन स्तर पर भारत सरकार के द्वारा व्यापार की जो मूल योजना है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जो एमओयू उद्योग जो साइन करते हैं, एमओयू में निश्चित रूप से कहा जाता है कि 80% लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उद्योग नीति में लगातार बदलाव के चलते आज ये परिस्थिति निर्मित हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब अंबुजा सीमेंट मोदी सीमेंट जब बनी उस समय लगभग 90% लोकल लोगों को रोजगार दिया गया था। आज क्यों परिस्थिति ऐसी आ रही है? लगातार उद्योग नीति में भारत सरकार के द्वारा जो चेंज किया जा रहा है, कोई भी उद्योग में खनन माइनिंग क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें आप ठेकेदारी से काम नहीं कर सकते, वहाँ एम्प्लॉय ही काम करेंगे। ये पॉलिसी पहले की थी। और प्लांट के अंदर कुछ चीजें हैं जहाँ पे ठेकेदारी पद्धति से काम नहीं होती थी, उसको भी लचीला कर देने के कारण ये परिस्थिति संभव हुई है। और आज पूरे काम जो है ठेकेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें हमारे युवा बेरोजगारों को नुकसान हो रहा है। और उद्योग में आज जो इंजीनियर है वो भी ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, तो ये नुकसान बहुत खतरनाक है। और ये भारत सरकार की पॉलिसी, उसकी नीति के कारण ये संभव हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी लगातार आप देख सकते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर दिशा में रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार नई नई वैकेंसी। आपने देखा 14,000 शिक्षकों की भर्ती, अभी 10 से 11,000 शिक्षकों की अभी वर्तमान में भर्ती नियुक्ति पत्र माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर, लास्ट एक सवाल, बलौदाबाजार के विकास में क्या ऐसा चीज रह गया जो अब आने वाली सरकार को करना चाहिए? कुछ ऐसी बातें बोलना चाहिए। देखिए, बलौदाबाजार एक संस्कार की धरती है और बलौदाबाजार विकास की दिशा में लगातार अग्रसर है। चाहे विधायक कोई भी रहे हों, बलौदाबाजार की हमेशा एक संस्कार की धरती है। आपस में बातचीत, आपस में विकास के मुद्दे में चाहे पार्टी कोई भी हो, आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। और निश्चित रूप से विकास की सतत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बलौदाबाजार के हर वो वरिष्ठ नागरिक
अपने आप को उस स्थान में पाते हैं जहाँ पे वो बैठ के एक रणनीति तय करें और बलौदाबाजार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि बलौदाबाजार को विकास की दृष्टि से और आगे बढ़ाने के लिए वार्तालाप बहुत जरूरी है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा उन बुजुर्गों को जो बलौदाबाजार के विकास के बारे में चिंतित रहते हैं, उनके साथ बैठ के उनसे मैं बात साझा करूं और जिला पंचायत के माध्यम से विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम उनसे चर्चा करके काम करें। तो ये आपको कहते जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा को बिंदास तरीके से अपनी बातों को रखते हुए ज्योति पब्लिक न्यूज़ से आशीष शुक्ला।